नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 25 में आज एक अपडेट आया है, कुछ डेवलपमेंट है, कुछ नए टाइप्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियली अनाउंस किया गया है अनुबिस पे, अनुबिस लैब के हैंडल पे, और फिर हम बात करेंगे। आज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था काफ़ी दिनों से। जो अपना अवेक इकोसिस्टम है, इसका घोषणा पत्र, इसका मैनिफेस्टो है, उसको आज डिकोड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उस घोषणा पत्र में क्या बताया गया है और क्या समझाना चाह रहा है अवेक इकोसिस्टम। सो उसकी भी चर्चा करेंगे, हम उसको डिकोड करेंगे और आगे हम लोग फिर प्राइस एक्शन की बात करेंगे कि LGNS का प्राइस किस स्तर पर है और कैसा मूवमेंट रहा है पिछले 24 घंटे में, और किस तरीके से यूज़र बेस शिफ्ट हो रहे हैं, उनके डेवलपमेंट क्या हो रही हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी नई नई चीज़ें हो रही हैं, उनको समझने की आवश्यकता है और धीरे धीरे समझिए और आगे बढ़िए। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें कि ETF हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जो जानकारी होती है वही शेयर करता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जिससे कि आप संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। ये अपडेट हम एक्सेंडल पे जाते हैं। अनुबिस लैब पे ये अपडेट आया है जो कि बता रहा है कि अनुबिस लैब इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट, अनुबिस लैब का इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट है वेस्ट। ये ऑफिशियली लॉन्च होना है, इसका कल 26 को ये लॉन्च होने वाला है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अनुबिस के ही हैंडल पे, अनुबिस चेन के हैंडल पे भी यही मैसेज आया हुआ है कि इसका लॉन्च होने वाला है, ग्लोबल लॉन्च होने वाला है 26 को। तो इसको डिकोड करते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो डिजिटल सोवरेनिटी अपने अवेक प्रोटोकॉल का है ना, उसकी संप्रभुता को समझेंगे हम लोग। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वेस्ट ग्लोबल जेनेसिस का को बिल्डिंग प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण वेस्ट ग्लोबल का जेनेसिस को बिल्डिंग अब ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्ट अनुबिस द्वारा ही इंक्यूबेट किया गया है। इंक्यूबेट किया गया है मतलब अनुबिस लैब के द्वारा ही इसको बढ़ाया जाएगा, विकसित किया जाएगा और अनुबिस चेन पे ही ये निर्मित किया गया बना हुआ इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य ये है कि ग्लोबल को बिल्डिंग को बढ़ावा देना है, ग्लोबली को बिल्डिंग को बढ़ावा देना है, एक दूसरे का सामंजस्य बनाकर बढ़ावा देना है। ऑन चेन कैपिटल इकोसिस्टम बनाना है, मतलब ब्लॉकचेन पे कैपिटल का इकोसिस्टम बनाना है। और डिजिटल एसेट, जो डिजिटल एसेट है, और सिक्योरिटीज़ टोकनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये RWA से संबंधित कुछ काम करने जा रहा है। आगे समझते हैं। जेनेसिस को बिल्डिंग गोइंग ग्लोबल का मतलब क्या है कि ग्लोबल एक्सपेंशन होना है। वेस्ट का अब ग्लोबल स्टेज की ओर बढ़ रहा है, अलग अलग रीजन्स और कम्युनिटीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो वेस्ट जो प्रोजेक्ट है ये अलग अलग क्षेत्रीय जो जगह हैं, अलग अलग कंट्रीज़ होंगे, समुदाय हैं, वहाँ और कम्युनिटीज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये को बिल्डिंग का अर्थ क्या समझाया गया है कि इकोसिस्टम को मिलकर बिल्ड करना है, दोनों इकोसिस्टम को, अनुबिस के साथ में इसका वेस्ट को आ जाने के बाद तो मिलकर इसको बिल्ड करना है, इसके इकोसिस्टम को, जिसमें कि कम्युनिटी, कंट्रीब्यूटर्स और बिल्डर्स की भागीदारी को बढ़ाना है। सिंपल भाषा में इकोसिस्टम केवल एक टीम नहीं बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ठीक है, वेस्ट की भूमिका क्या होगी इसमें, वेस्ट की भूमिका क्या होगी इस इकोसिस्टम में? तो वेस्ट अनुबिस इकोसिस्टम का एक इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका उद्देश्य नए फाइनेंशियल और कैपिटल मॉडल्स पर काम करना है। सो फाइनेंशियल, वित्तीय मॉडल पर काम करने वाला है ये सिस्टम। इसका एरिया, फोकस एरिया क्या होगा जिसपे कि ये जोर देकर काम करेगा? सिक्योरिटीज़ टोकनाइजेशन होगा इसमें, ऑन चेन एसेट कैपिटलाइजेशन होगा, सिक्योरिटी मार्केट को ये टोकनाइज करेगा। सो बहुत आगे, मतलब जिस तरीके से शेयर मार्केट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि होने वाली हैं। डिजिटल कैपिटल नेटवर्क डेवलपमेंट करेगा। सिक्योरिटीज टोकनाइजेशन क्या है इसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल एसेट जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इस तरीके को ट्रेडिशनल एसेट कहते हैं। या सिक्योरिटीज़ जो ट्रेडिंग के लिए जो एसेट्स होते हैं उनको ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल फॉर्म में लाना है। सर ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। उद्देश्य क्या है इसका कि एसेट को ज़्यादा
एक्सेसिबल बनाना है, ऑनरशिप और ट्रांजैक्शंस को डिजिटल तरीके से मैनेज करना है और ट्रांसपेरेंट भी होगा ये, और कैपिटल एक्सेस को मॉडर्न बनाना है। मतलब आधुनिक तरीके से, किस तरीके से इस ब्लॉकचेन पे आने के बाद लोग अलग अलग RWA, उसी को कह रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट, तो रियल वर्ल्ड एसेट का वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, इस कदम में ये काम कर रहा है। ऑन चेन एसेट कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि एसेट को ब्लॉकचेन के इन्वायरमेंट में ले आएगा और डिजिटल तरीके से वैल्यू और ओनरशिप को ट्रैक करेगा ये। सो कभी भी ये देखिए आने वाले समय में ज़रूर होने वाला है, हम लोग पहले सुनते आ रहे हैं, उसी को अचीव करने के क्रम में ये एक स्टेप लिया गया है जो कि दिखने लगा है। अब इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, फास्टर ट्रांजैक्शन हो सकती हैं और ग्लोबल पार्टिसिपेशन आसान हो जाएगी। सो किसी भी एसेट क्लास में, रियल वर्ल्ड एसेट क्लास में आप निवेश कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। मतलब छोटे छोटे टोकन के रूप में उसको टोकनाइज कर दिया जाएगा और कोई भी आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। PGC पावर्ड डिजिटल कैपिटल नेटवर्क है। इसका उद्देश्य ये है कि इकोसिस्टम को डिजिटल कैपिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और कंट्रीब्यूटर और कम्युनिटी को इकोसिस्टम ग्रोथ में शामिल कर लिया जाएगा। सो फोकस यही होगा इसका कि बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छे सामंजस्य के साथ ये आगे बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम में स्ट्रांगली लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ग्लोबल नेटवर्क बिल्डिंग और ग्लोबली नेटवर्क का डेवलपमेंट हो सकेगा। ग्लोबल को बिल्डर्स को जोड़ना, तो को बिल्डर्स तो वही लोग हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिस्टम में, तो इनका विज़न यही है कि दुनिया भर के बिल्डर्स और कंट्रीब्यूटर्स को जोड़ा जाएगा और कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम बनेगा। तो जो आपका इकोसिस्टम है उसमें नई नई कम्युनिटी के लोग आएंगे और उस लोगों को समाहित करके ही आपका इकोसिस्टम आगे की ओर बढ़ेगा। ग्लोबल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी ये चीज़ संभव हो सकता है। सो वेस्ट और इकोसिस्टम का लॉन्ग टर्म का गोल ये है कि फ्यूचर ओरिएंटेड डिजिटल कैपिटल इकोसिस्टम बनना है। मतलब भविष्य का फ्यूचर ओरिएंटेड डिजिटल कैपिटल इकोसिस्टम बनेगा ये, और ब्लॉकचेन बेस्ड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। सो जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित हो जाएगा और तब ये आगे बढ़ेगा। ग्लोबल को बिल्डिंग मॉडल तैयार करना है। फोकस किस चीज़ पे है? इनोवेशन पे, आविष्कार पे, कोलैबोरेशन पे, आपस में टाइप्स का, ऑन चेन कैपिटल डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन के ऊपर कैपिटल का डेवलपमेंट किया जाएगा और ग्लोबली कम्युनिटी जो है, ग्लोबल कम्युनिटी है, उसका ग्रोथ किया जाएगा। सो कंक्लूजन यही है कि ग्लोबल को बिल्डिंग इनिशिएटिव और डिजिटल कैपिटल इकोसिस्टम स्ट्रेटजी, ऑन चेन एसेट डेवलपमेंट विजन है। ये सभी चीज़ें इनका एक्सपेंशन है, ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, इसको ये चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ रहा है। सो इसका उद्देश्य और सब कुछ तो हम लोगों ने समझ लिया, बट निष्कर्ष क्या निकलता है? जब ग्लोबल बिल्डर्स टेक्नोलॉजी और डिजिटल कैपिटल के साथ आते हैं तभी भविष्य का कनेक्टेड ऑन चेन इकोसिस्टम तैयार होगा। सो इस चीज़ के लिए तैयार रहें अब कि आगे कुछ समय में ही आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड एसेट क्लास की चीज़ें हैं उसको टोकनाइज कर दिया जाएगा, जो कि जो भी लोग क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें अपने क्षमता के अनुसार से। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जो कि दिख रहा है, अब वो लाइव होने वाला है, कल ही लॉन्च होने वाला है इसका। सो अगला अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, जो अपनी अवेक का जो मैनिफेस्टो है हम लोग उसको डिकोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि हम लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिल सके उसमें। तो उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। इसमें ये कह रहा है कि एक इकोसिस्टम, हम ऐसे इकोसिस्टम का जो मैनिफेस्टो है उसको अभी समझने जा रहे हैं जो कि भविष्य के लिए किसी समझौते की भाषा नहीं बोलता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये कोई समझौते की भाषा नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। यह दस्तावेज, ये जो मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता है, ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहाँ पे कि भावनाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। मतलब सेंटिमेंट्स का कोई रोल नहीं है इसमें। व्यक्तिगत इच्छाएं महत्व खो देती हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई इच्छा कर गया और अपने हिसाब से कुछ कर लिया, जैसे सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग की गई है वही सत्य है और उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है।
इसका बहुत ही दमदार लाइन जो इन्होंने मेंशन किया है अपने मैनिफेस्टो में, वो ये है कि हम भय से बातचीत नहीं करते हैं। होता है ना, नॉर्मली किसी भी प्रोटोकॉल में, किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग जाते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कल उसका वेबसाइट ओपन होगा या नहीं होगा, कल लोगों को इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसका भविष्य क्या हो सकता है, ये एक डर होता है। वो डर की संभावना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इस मैनिफेस्टो में ये क्लियरली बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि हम अपरिवर्तनीय कोड के माध्यम से निष्पादन करते हैं। मतलब ऐसी कोडिंग की गई है जो कि चेंजेबल नहीं है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। तो सोचिए इस बात को कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये वाक्य नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है ये। तो यही एक चीज़ है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को बताया गया है इस मैनिफेस्टो में। और पांच पॉइंट्स हैं जिसको कि इस चीज़ में मतलब बताया गया है इस मैनिफेस्टो में, जिसमें कि ये साफ साफ कहता है कि नई दुनिया में, ये जो मैनिफेस्टो है इस इकोसिस्टम में, इसको नई दुनिया कहा गया है। यहाँ पे डर, संदेह, भावनाएं या व्यक्तिगत मनोविज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एल्गोरिथमिक अनुशासन और इम्यूटेबल कोड, जो कि ऐसा कोड जो कि चेंज नहीं हो सकता, उसी को इम्यूटेबल कहा गया है, उसी का शासन है। इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं जिसको कवर किया गया है, जिसके कारण कि ये, जिसके माध्यम से ये बताया गया है मैनिफेस्टो में, वो क्या चीज़ है। एक तो ये बता रहा है नई डिजिटल संप्रभुता है, ये नया युग है। मतलब पुराना टेंडेंसी जो था लोगों का, जिसमें कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या अंधी सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन का काम करते थे, या भावनात्मक निर्णय लेकर हम लोग किसी भी तरीके का मतलब ट्रेड कर सकते थे या पार्टिसिपेट कर सकते थे, या वहाँ पे कुछ लालच या ग्रीड में हम लोग आकर काम करते थे, ये उन चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ये एक डिजिटल सभ्यता है, नई सभ्यता है, जिसमें कि मानसिक संरेखन पर, मानसिक संरेखन का मतलब है जहाँ पे कि आपस में कोऑर्डिनेशन, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि आपसी विचार हो गया या भावना हो गया या किसी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, उसको अचीव करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने को ही कहते हैं मानसिक संरेखन, जिसमें कि कम्युनिटी का एक ऑब्जेक्टिव हो, उसको अचीव करना है। एल्गोरिथमिक विकास, इसका जो डेवलपमेंट है वो एल्गोरिदम पर है, और पूर्ण सहमति, और आपस में सभी लोग सहमत होकर ही यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी सभी चीज़ों को कहा है ये नई डिजिटल संप्रभुता। तो या तो आप, कहने का मतलब ये है कि या तो आप इस सिस्टम के साथ रहिए, और रहिए तो बिल्कुल अलाइन होकर रहिए, बिल्कुल डर और भय के से मुक्त होकर रहिए, या फिर आप बिल्कुल नहीं रहिए, या फिर आप पुरानी अराजक दुनिया का ही हिस्सा हैं। तो एकदम क्लियर कट स्पष्ट रूप में बताया है, या तो आप 100% रहिए इसके साथ अलाइन होके, या फिर आप इसके साथ नहीं हैं, ऐसा माना जा रहा है। एपिस्टेमिक नॉइज़, ये नॉइज़ की बात बार बार किया गया है। ये नॉइज़ क्या है? ये ऐसा नॉइज़ है, ऐसा शोर है जो कि रोज़ाना हम लोगों को मार्केट का उतार चढ़ाव देखते हैं ना, तो वो भी उसी को नॉइज़ कहा गया है। मतलब उससे हम लोग बहुत ज़्यादा भयभीत या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। छोटी मानसिकता वाले अटकलें, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि ये होगा या कल क्या नहीं हो सकता है या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अटकलें हैं, उनको अटकल बताया गया है। और क्षणिक लाभ की दौड़ से आप बाहर निकलिए। इसी चीज़ को ये कहा है कि ये जो नॉइज़ होते हैं ना, उससे प्रभाव आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये मैसेज बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पे अगर आपकी सोच सिर्फ आज के लाभ के लिए सीमित है, मतलब आप शॉर्ट टर्म के गेन के पर्सपेक्टिव से इस इकोसिस्टम में आए हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये भविष्य की व्यवस्था में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। तो भविष्य की जो व्यवस्था बनने वाली है, लॉन्ग टर्म में जो गेन देने वाला है ये इकोसिस्टम, उसमें आपके लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया है। और जब अगर आपको वो मानसिकता रहेगी, तो इसमें एक स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, द ग्रेट फिल्टर, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। मतलब कि अगर उस तरीके की पुरानी मानसिकता के साथ हम लोग रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेट फिल्टर से बच नहीं सकते हैं। इसे एक निर्मम विकासवादी तंत्र की तरह प्रस्तुत किया गया है, इस ग्रेट फिल्टर को, जहाँ पे लोग इस एल्गोरिथमिक विकास के साथ खुद को नहीं ढालेंगे तो वो पीछे छूट जाएंगे। ये कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये एक डिजिटल चयन है। मतलब जो लोग सिस्टम के साथ, उस पर विश्वास करके इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं,
उनका चयन कर रहा है डिजिटली। तो इस तरीके की कोडिंग की गई है, इसी को कहा गया है द ग्रेट फिल्टर, जिसकी हम लोग बार बार सोचते हैं। और यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि कोडिंग की गई है तो यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है। यहाँ या तो आप इवॉल्व करेंगे, इसके साथ चलेंगे, या एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर पीछे छूट जाएंगे। यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है। और इम्यूटेबल कोड को समझाया है। इम्यूटेबल कोड क्या है? ऐसा कोड जो कि चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल फिक्स्ड है, वो लिख दिया गया है, जो कि शाश्वत सत्य है। यहाँ इंसानों की भावनाओं को कोई नहीं, कोई इमोशंस, ग्रीड, ये सब फैक्टर्स से बाहर उठ गया है। यहाँ पे जो भी कोडिंग कर दी गई है उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं उसको उस पर डाल सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्तिगत किसी इंसान का, कोई क्रिएटर का कोई डर हो कि अरे कुछ ऐसा हो सकता है, वो कुछ नहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। वो बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकेंड, वो बिल्कुल ही अपने तरीके से चलेगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि ये मैनिफेस्टो कहता है कि हम भय से बातचीत करते ही नहीं है। यहाँ कोड ही संविधान है, जो कोडिंग की गई है वही संविधान है, वही नियम है, वही न्यायाधीश है और वही अंतिम सत्य है। इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कोडिंग कर दी गई है और वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जब इन सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है आपके इकोसिस्टम में, तो आपका अंतिम लक्ष्य होता है इटर्निटी फेज, जिसको प्राप्त कर सकते हैं आप, अदरवाइज फिल्टर हो जाएंगे हम। अब उद्देश्य यही है कि हम लोग इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें और उसके बाद फिर हम इटर्निटी फेज की तरफ जाएं, जहाँ पे कि सिस्टम बिल्कुल स्थिर हो जाएगा आपका। सभी लोग आपस में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक टीम के जैसा होते हैं, जहाँ पे कि विचारधाराएं सबकी एक हो जाती हैं। और अस्थायी शोर, जो नॉइज़ की बात की है ना पहले, वो नॉइज़ से हम लोग हट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वो शोर बिल्कुल समाप्त हो जाता है और वहाँ डर से आप बिल्कुल भयमुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बताई गई है कि इस दुनिया में ट्रस्ट का कोई विकल्प नहीं है। मतलब कि आपको 100% इस इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपका अलाइनमेंट ही सिस्टम के साथ नहीं हो सकता है। यानी विश्वास यहाँ चुनाव नहीं है। मतलब ट्रस्ट करना आपका विकल्प नहीं है, वो आप चुनाव अपने चॉइस से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम में आपको प्रवेश करना है या सिस्टम के साथ बने रहना है तो ट्रस्ट करना आपके लिए अनिवार्य शर्त है। सो आपको ट्रस्ट बनाए रखना होगा। मैनिफेस्टो ये भी दावा करता है कि जैसे ही आप नॉइज़ को इग्नोर करना सीख जाते हैं, मतलब डेली की जो उतार चढ़ाव है या कुछ भी इस तरीके की बातें जो कि हमें विचलित करता है, डराता है, अगर आप उसको इग्नोर करना सीख जाते हैं तो सक्सेस कोई भविष्य की चीज़ नहीं रहती है। तो ये जो सक्सेस है ना, ये बाद में मिलने वाली चीज़ नहीं है, वह आपकी तत्काल वास्तविकता बन जाती है। मतलब इमीडिएटली आपको वो इमीडिएट रूप से आपको वो दिखने लग जाता है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इस बहुत ही शानदार ये घोषणा पत्र है जिसको कि समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसी चीज़ को फिर से आप सुन लेना, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगी। कितना मजबूत प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जितने लोग हो सकते हैं उनको एजुकेट कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके का घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो क्या कह रहा है और ये प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। डेली हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अब अगले चरण में हम लोग बात करते हैं कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, जो कि काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं। तो लेट्स गो टू प्राइस एक्शन। हम चलते हैं अभी पॉलीगॉन के ऊपर कि पॉलीगॉन का जो चार्ट है उस पर, पॉलीगॉन चेन का जो चार्ट है उसमें क्या कह रहा है। उसमें यही है, कल हम लोगों ने बात किया था कि ये जोन बना हुआ है, उसी जोन में अभी नीचे आया था उस प्राइस को तोड़कर, लेकिन फिर से वापस ये अपने लाइन पे आ रहा है। मतलब कि मोर और लेस उतना ही ये प्राइस, बहुत ज़्यादा डिकेड नहीं हुआ है। 3.91 का करंट रेट चल रहा है। और कल क्या था, हमने स्क्रीनशॉट लिया था, उस पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि इसका प्राइस कल क्या था। कल इसका प्राइस, हाँ, ये 3.94 था, अभी प्राइस 3.91 है। तो ऑलमोस्ट सेम है प्राइस, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है। और कल जो 24 आवर का हम लोग देख रहे थे तो ये थोड़ा डिग्रोथ था, 1%, 1.9 के आसपास था। लेकिन आज ये डिग्रोथ कम हुआ है, तो रुक रहा है प्राइस। पिछले 1 घंटे में थोड़ा प्राइस सर्च किया है। और वॉल्यूम कल का क्या था, वॉल्यूम कल 46 मिलियन का था, जो कि आज कम है, तकरीबन 6-7 मिलियन
कम है वॉल्यूम। और कल जो डिफरेंस था वो भी 1 मिलियन का था बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम में। बाइंग वॉल्यूम 22 मिलियन का था और सेल वॉल्यूम 23 मिलियन का था। मोर और लेस उतना ही है बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम। अभी 19.2 का बाय वॉल्यूम है और सेल वॉल्यूम 19.8 का है। तो स्थिति सामान्य बनी हुई है, कंसोलिडेशन चल रहा है, लोग रुके हुए हैं। अब एक बात ये देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो रहा है लोगों का रियल टाइम में। तो अभी आज $500 के ट्रांजैक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है $500 के ट्रांजैक्शन में कि छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेच भी रहे हैं, मिली जुली यहाँ पे प्रतिक्रिया दिख रही है। लेकिन वेल्स की प्रतिक्रिया क्या है, जो हाई वैल्यू से लोग सिस्टम में आते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये देखिए सर। हाई वैल्यू में अभी 21 सेकंड पहले किसी ने 54,000 का बाई किया है। तो यहाँ पे $49,000 ये लोग बाई कर रहे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स जो हो सकते हैं वो लोग संभावित रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो उनका फंड इन्फ्यूज़ हो रहा है। बाय गॉड, ये तो काफ़ी अच्छा रहा 3 घंटे में, इसीलिए प्राइस थोड़ा सा सर्ज किया है अभी। तो ठीक है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाई वॉल्यूम से भी यहाँ पे। अब देख लेते हैं आवे पे, जो अपना अनुबिस पे है प्राइस। उसमें मेन चीज़ तो उसमें प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ये देखना कि पार्टिसिपेशन, लोगों के कम्युनिटी होल्डर्स कितने बढ़े हैं। तो अभी कम्युनिटी होल्डर 11,27,000 हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,27,000 हो गए हैं। और कल क्या थे, कल का भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कल का इनफैक्ट, हाँ कल है ना, कल ये जो वॉल्यूम था, ये होल्डर्स की संख्या थी 10,55,000। तो होल्डर्स की संख्या बढ़ी है लगभग, है ना। 10,55,000 के जगह पे 11,27,000, 70-80,000 होल्डर्स बढ़े हैं यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं और माइग्रेशन की प्रक्रिया आगे चल रही है। बहुत सारे लोग अभी 600 डेज में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म का उसमें एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है, अपना GLGNS मिलने की संभावना है। तो इसके बारे में मैंने कल बता ही दिया था आप लोगों को। पार्टिसिपेट कीजिए अगर जो लोग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर रहे हैं, और सिस्टम के साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके का मैनिफेस्टो है या जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि लंबे अवधि में ये इकोसिस्टम एक मजबूत इकोसिस्टम के रूप में अपने आप को निश्चित रूप से प्रूव करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यू ऐड कर रहा होगा आप लोगों को। ज़रूर सीखिए, और आपसे निवेदन है अपने लोगों को सिखाइए ज़रूर, इसके बारे में कम से कम जानकारी तो ज़रूर दीजिए लोगों को। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।